हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक गांधीवादी युग। जो गांधी जी का संघर्ष था, जो भी योगदान था, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई। गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। बचपन का नाम था गांधी जी का मोहनदास करमचंद गांधी। और गांधी जी की शिक्षा जो हुई थी वो लंदन लॉ टेम्पल कॉलेज से हुई थी। और जब गांधी जी वापस आए थे तो राजकोट में एक न्यायालय में उन्होंने पहली बार अपना वकालत का कार्य करना शुरू किया था। गांधी जी को जब पहला केस मिला था वो था एक पति और पत्नी का। जो पति था वो दारू पीकर आता था और वो पत्नी पर अत्याचार करता था। पत्नी बहुत परेशान हो चुकी थी। पत्नी अपने पति से तलाक लेना चाहती थी। अब पति घबराता हुआ गांधी जी के पास आया और वो बोलता है कि अब मैं अपनी हरकतें ऐसी नहीं करूँगा, सुधारना चाहता हूँ और अब मेरी पत्नी को समझाइए और ये तलाक नहीं हो। पत्नी दूसरे वकील के पास चली गई। कोर्ट में केस आ गया और गांधी जी उस पति को बचाने के बजाय गांधी जी ने कोर्ट में सत्य बोला कि जो ये पति है इसने दारू पिया, अपनी पत्नी पर अत्याचार किया। तो यहाँ पर गांधी जी ने सत्य बोला और वो केस हार गए। दूसरी तरफ उनका डाइवोर्स हो गया। जो वकील थे उन्होंने कहा कि तुमने क्या लंदन से वकालत की पढ़ाई करी है जो तुम इतना सा नहीं कर पाए, केस हार गए और सच बोल दिया। लेकिन यहाँ गांधी जी का सत्य उनको परेशान कर सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं कर सकता। यहाँ वो केस हार गए और सब जगह उनकी बातें होने लगी कि इस तरह से वकील है कि वो सत्य का साथ देते हैं और केस हार चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी बातें होने लगी। पति पत्नी का तलाक करवाया उन्होंने, लेकिन तलाक हो गया और वो गांधी जी केस हार गए। दूसरा केस गांधी जी को मिला था अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां एक गुजराती व्यवसायी था जो थोड़ा गरीब था, लेकिन उसका जो मानहानि का केस कादिर अहमद ने लगाया था अब्दुल्ला खां पे। अब्दुल्ला खां और कादिर खां की कुछ बात हो गई और कादिर अहमद ने अब्दुल्ला खां पर केस लगाया। अब जो कादिर अहमद था वो तो बहुत पैसे वाला था, अमीर आदमी था, उसके पास धन दौलत सब कुछ था, वो किसी भी वकील को खरीद सकता था। और जो अब्दुल्ला खां था वो एक गुजराती व्यवसायी था, गरीब था। तो वो दक्षिण अफ्रीका में जो वकील थे वो सारे अंग्रेज थे। कादिर अहमद खान ने वकील कर लिया। अब्दुल्ला खां वकील करना चाहता था लेकिन सस्ता। अब सस्ता वकील उसको कहाँ मिलता, तो वो गुजरात आया। वहाँ पर लोगों से पूछताछ की कि भाई सस्ता वकील कहाँ मिलेगा। तो लोगों ने उसे गांधी जी का बारे में बताया, गांधी जी का पता बताया। अब्दुल्ला खां पहुँचे गांधी जी के पास। गांधी जी से उन्होंने पूरी बात बताई कि मानहानि का केस हुआ है और गांधी जी उस केस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए। जो अब्दुल्ला खां था वो प्रिटोरिया में था। और प्रिटोरिया क्या है, दक्षिण अफ्रीका का नडाल प्रांत है जहाँ पे प्रिटोरिया राजधानी है। जैसे हमारा राजस्थान प्रांत राजधानी जयपुर है, वैसे एक नडाल प्रांत है, वहाँ की राजधानी प्रिटोरिया है। अब गांधी जी ने बोला कि मैं केस तो लड़ूंगा, पैसे भी तुम जितने दोगे उतने ले लूंगा। सस्ता वकील है, जो भी है वो जो बोलेगा वैसे कर लेगा। लेकिन गांधी जी ने बोला कि उसको टिकट ट्रेन की फर्स्ट क्लास एसी की चाहिए, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफ़र करना है उनको। तो अब्दुल्ला खां तैयार हो गया। फिर गांधी जी को लेकर वो अब्दुल्ला खां दक्षिण अफ्रीका चला गया। दक्षिण अफ्रीका गया, वहाँ तक डरबन तक गया और डरबन तक जाने के बाद में प्रिटोरिया जाने के लिए वो ट्रेन में बैठे। गांधी जी की शर्त के अनुसार वो ट्रेन में बैठे और ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी की उनकी टिकट थी। फेल के बैठे। इंडियन की आदत है कि अच्छा टिकट मिला, अच्छी जगह मिली तो वहाँ पे आराम से हम बैठे। अब वहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज भी उसी डिब्बे में सफ़र कर रहे थे। उन्होंने गांधी जी को देखा और पूछा कि तुम यहाँ कैसे बैठे हो। तो उसने बोला कि सरकार ने अधिकार दिया है, जो ये टिकट खरीदता है वो यहाँ बैठ सकता है। उसने अपना टिकट दिखाया बाहर।
अब ये सुनकर अंग्रेजों को गुस्सा आ गया और अंग्रेजों ने गांधी जी के साथ मारपीट करी, अब्दुल्ला खां के साथ भी मारपीट करी और इन दोनों को मारपीट करते हुए बोला कि जब तक अगला स्टेशन नहीं आ जाता तब तक तुम यहाँ सीढ़ियों पर बैठकर सफ़र करोगे। यहाँ से गांधी जी ने मैरिट्सबर्ग तक, एक जगह है मैरिट्सबर्ग, वहाँ तक गांधी जी ने सीढ़ियों पर बैठकर सफ़र किया और वहाँ गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। तो वहाँ पर जब ऐसे करते हुए गांधी जी पहुँचे प्रोटोरिया पहुँचने के बाद वहाँ पर गांधी जी को ये समझ आ गया था कि हिंसा के मार्ग से आज़ादी को नहीं पाया जा सकता, अंग्रेजों के कुशासन के खिलाफ नहीं लड़ा जा सकता, अहिंसा के मार्ग से ही उस कुशासन के खिलाफ लड़ा जा सकता है। तो अब्दुल्ला खां और कादिर अहमद खां को पहले तो मुकदमा लड़ा, जब दूसरी तीसरी तारीख आई तो उनको समझाया कि तुम आपस में लड़ने की बजाय इन अंग्रेज अधिकारियों के कुशासन के खिलाफ लड़ाई करो, जो तुम्हारा रोज मानहानि करते हैं। इसने तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं रखा तो तुमने इस पर केस कर दिया। लड़ना ही है तो उन अंग्रेज अधिकारियों से लड़ो जो हमारी रोज मानहानि करते हैं। तो ऐसा कहकर कादिर अहमद खान ने अपना केस वापस ले लिया। इन सभी के साथ जो मुकदमा गांधी जी ने लड़ा था अब्दुल्ला खां के लिए, वो जीत गए। यहाँ जो प्रोटोरिया के लोग थे उन्होंने गांधी जी से प्रेरित होकर उन्हें कहा कि आप मत जाइए, आप यहीं रुकिए और हम सब आपके साथ होना चाहते हैं, हम हमारी आज़ादी के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो सब गांधी जी से प्रेरित हो गए। 1894 में 1894 में गांधी जी की पहली पार्टी, पहला दल, नटाल इंडियन कांग्रेस, जो पहला दल था गांधी जी का, नटाल इंडियन कांग्रेस 1894, गांधी जी ने अपना पहला दल प्रोटोरिया में रहते हुए स्थापित किया, जिसमें उन्होंने भारतीयों को संगठित करते हुए अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रथम संघर्ष किया था। और यहाँ से संघर्ष करते करते आगे बढ़े तो जो जुलू जनजाति के लोग थे, जुलू जनजाति के लोग कौन होते हैं? जो काले होते हैं, जिनका कलर बिल्कुल काला होता है, एकदम कोयले की तरह। 1899 में गांधी जी ने, जो अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, दक्षिण अफ्रीका का युद्ध हुआ था हॉलैंड की ज़मीन पे। हॉलैंड की ज़मीन को उस समय बोअर की बोलते थे, बोअर की ज़मीन है। तो बोअर के ज़मीनों के लिए जो युद्ध हुआ था, बोअर का युद्ध, उसमें गांधी जी ने एम्बुलेंस सेवा का गठन किया था। तो उसमें उन्होंने अंग्रेजों की भी निस्वार्थ भावना से सेवा की, जो भी घायल होता था सबकी सेवा की, सबको उठाकर एम्बुलेंस में ले जाकर उनका इलाज कराया। निस्वार्थ भावना से उन्होंने जुलू जनजाति के लोगों का, हर व्यक्ति का कल्याण की भावना रखकर उन्होंने अपना काम किया, एम्बुलेंस सेवा का गठन किया। और वहाँ उसी तरह अंग्रेजों की सरकार ने, हॉलैंड की सरकार ने, दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने, सभी सरकारों ने प्रसन्न होकर गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में 2 पदक दिए गए, बोअर पदक और जुलू पदक। अब जो था हमारा 1902 इंडियन ओपिनियन प्रथम समाचार पत्र मनसुख नागर के साथ चलाया। जो इंडियन ओपिनियन है, गांधी जी का पहला समाचार पत्र है। मनसुख नागर के साथ इन्होंने इस समाचार पत्र को चलाया। 1904 में जो युवा लोग थे वो सभी गांधी जी के साथ एकत्रित हो गए, गांधी जी के साथ शामिल होना चाहे, गांधी जी के साथ जुड़ना चाहे और मानवता के कार्यों में अपना जीवन समर्पित करना चाहा। तो जो लोग, युवा लोग गांधी जी के कार्यों से प्रेरित होकर गांधी जी के साथ हो गए थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन गांधी जी के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया था। उन सभी के लिए गांधी जी ने एक आश्रम की स्थापना की। पहला आश्रम था गांधी जी का फिनेक्स आश्रम या फोनेक्स आश्रम,
जिन्होंने गांधी जी ने डरबन में स्थापित किया था। 1906 अंग्रेजों ने ट्रांसवेल एशियाटिक एक्ट बनाया। जो भारतीय वहाँ जाकर रह रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, उस समय दक्षिण अफ्रीका में 6% भारतीय थे। तो ट्रांसवेल एशियाटिक एक्ट में, जिसमें भारतीयों का पंजीकरण करना अनिवार्य होता था, उस एक्ट के अनुसार पंजीकरण करवाओ और पंजीकरण का जो कार्ड है उसको गले में लटका कर फिरो कि आप यहाँ पर हमारे यहाँ रहने के लिए मान्य हो। तो ऐसा अंग्रेजी सरकार की साजिश थी जो भारतीय दक्षिण अफ्रीका में रहते थे उनको वहाँ से भगाने की। लेकिन वहीं पर जो गांधी जी थे उन्होंने इन सब का विरोध किया। कुछ लोगों ने डरकर वो कार्ड बनवा भी लिए थे, लेकिन गांधी जी ने 1906 में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। सविनय विनय के साथ अवज्ञा यानी इनकार करना कि हम पंजीकरण नहीं करवाएंगे, और जिन्होंने डरकर पंजीकरण करवा लिया है उनको कार्डों को जलाया गया। इन सब से परेशान होकर दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। 1908 में गांधी जी की पहली गिरफ्तारी हुई। उस जेल का नाम था वॉलेक्स हर्ट्स जेल, जो जोहान्सबर्ग में थी। तो जब जुलू जनजाति के लोगों को पता चला, जुलू लोगों को पता चला और वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के लोगों को पता चला जो गांधी जी के साथ हो चुके थे, गांधी जी के साथ संगठित हो चुके थे, जब उन लोगों को पता चला कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जो व्यक्ति हिंदुस्तान की धरती से हमको बचाने के लिए आया है, यहाँ पर हमारे लिए मानवता के कार्य करने आया है, और उसको दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है, तो ऐसे में उन्होंने यात्राएं निकाली, रैलियां निकाली, सरकारी कार्यालयों में जाकर पत्थरबाजी करी और गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने बोला कि यदि तुम सही हो, दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो तो इसे प्रमाणित करो। 1909 में गांधी जी ब्रिटेन गए। वहाँ पर जो प्रीवी काउंसिल होती थी, पहले प्रीवी काउंसिल होती थी, वहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कहा कि आप प्रूफ करो कि जो दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए आप मानवता के कार्य कर रहे हो वो आप सही कर रहे हो। तो गांधी जी ने ऐसा एक एक जो दक्षिण अफ्रीका के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने गए थे उनके लिए एक एक प्रमाण प्रस्तुत किए प्रीवी काउंसिल में, जहां उसके खिलाफ 11 वकीलों की टीमें थी जो गांधी जी को एक अराजकता फैलाने वाला व्यक्ति साबित करना चाहती थी। लेकिन गांधी जी ने एक एक करके प्रमाण प्रस्तुत किए और वहां पर गांधी जी की विजय हुई और दक्षिण अफ्रीका के लोगों को उनके अधिकार मिल गए थे। जब लंदन से जहाज में दक्षिण अफ्रीका वापस आ रहे थे गांधी जी, तो उन्होंने वापस आते समय उन्होंने अपनी अपनी प्रथम पुस्तक लिखी। उसमें 3 महीने का समय लगता था जहाज से वापस आने में। तो 3 महीने के समय में उन्होंने अपनी प्रथम पुस्तक लिखी, हिंद स्वराज्य। हिंद स्वराज्य पुस्तक में उन्होंने सर्वोदय यानी सभी का उदय हो, गरीब अमीर जो भी व्यक्ति है, किसान पूंजीपति, सभी का उदय हो, और वो कैसे उन्होंने उपाय बताया था, ट्रस्टीशिप। तो उनके जो विचार कहाँ से प्रेरित थे, लो टॉल्स्टॉय और रस्किन। लो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक था, उसकी बुक थी द वार एंड द पीस एंड द किंगडम ऑफ द गॉड। जो द वार एंड द पीस बुक थी उसमें जो था कि युद्ध करने के बजाय हम पे शांति पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो गांधी जी ने ये सोचा कि हमको युद्ध की बात ही नहीं करनी चाहिए, हमेशा शांति का मार्ग ही अपनाना चाहिए। तो वहाँ से उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत अपनाया। और द किंगडम ऑफ गॉड यानी कि किसी का भी किसी भूमि पर कब्जा करने से वो उसका नहीं हो जाता, सब कुछ भगवान का है, ये देह, ये प्रकृति, हमारा सब कुछ भगवान का है। और जो रस्किन था उसकी एक पुस्तक थी जिसमें अनटू द लास्ट पुस्तक में गांधी जी ने दलितों के उत्थान की प्रेरणा ली। और 1910 में गांधी जी ने दूसरा आश्रम बनाया, लो टॉल्स्टॉय आश्रम। इस आश्रम को सत्याग्रह की जननी कहा जाता है और वो भी डरबन में स्थापित किया था। 1912 में अंग्रेज सरकार ने
जो गैर ईसाई पद्धति के विवाह थे उनको अमान्य कर दिया गया था, यानी ईसाई पद्धति के अलावा के जितने भी विवाह थे उन सबको अमान्य घोषित कर दिया। जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी सफल हुए अपने आंदोलन में, तो जो गैर ईसाई पद्धति के विवाह थे वो अमान्य कर दिए गए। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया और गांधी जी इस आंदोलन में सफल हो गए। गैर ईसाई पद्धति के विवाह यानी कि जो भी भारतीय लोग वहाँ रहते थे 100 वर्षों से पूर्व के बाद जो भी विवाह हुए सभी अमान्य। 100 वर्षों से पूर्व का व्यक्ति वहाँ कोई जिंदा नहीं था और वहाँ पे जितने भी विवाह हुए थे वो ईसाई पद्धति से नहीं हुए थे। कुल मिला के अंग्रेजी सरकार की ये साजिश थी कि कैसे भी करके इन भारतीयों को यहाँ से निकालना है। तो जो गांधी जी का विवाह पुतलीबाई से हुआ था, उनके जो बच्चे थे उन सभी को अवैध मान लिया गया इस ईसाई पद्धति के विवाह को अमान्य घोषित करने से। तो ऐसे वहाँ पर जितने भी विवाह थे सभी को अमान्य घोषित किया गया। तो गांधी जी ने इन सबके खिलाफ आंदोलन चलाया और दक्षिण अफ्रीका की जीजी उस समय थे सीपी एंड्रयूज, दक्षिण अफ्रीका के सैन्य प्रमुख जनरल स्मट्स और भारत के जीजी जो गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड हॉर्डिंग्स और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ और उस समय 1914 में इंडियन रिलीफ एक्ट पास किया गया जिसमें भारतीयों के विरुद्ध सभी भेदभावकारी कानूनों को समाप्त किया गया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। जो गांधी जी भारत आए तो उस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है हमेशा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौट गए थे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।